नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। खन्ना पुलिस ने पंजाब में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बता दें, ये सप्लायर घर में ही अवैध हथियार बनाता था। इसके 4 लुटेरे साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अवैध हथियारों के बल पर कई राज्यों में लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। वहीं बता दें कि पुलिस ने इनके कब्जे से 5 पिस्तौल, 10 मैगजीन और लूट की एक कार भी बरामद की है। खन्ना पुलिस एक ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 5 ਅਸਲੇ ਔਰ 10 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਔਰ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੈਡ ਬਾਏ ਐਸਪੀਡੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਮੈਡਮ ਔਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜਗਜੀਵਨ, ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਲੋ ਚੌਂਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੌਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਮੀਨਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਔਰ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੋਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਈਟੀਓਸ ਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ। वहीं यूपी के मुरादाबाद में एक दारोगा की हैरान करने वाली करतूत सामने आई है। थाने में तैनात महिला जवानों से अश्लीलता करता हुआ नजर आ रहा है। रात में व्हाट्सएप कॉल भी करता था। मनचाही ड्यूटी का ऑफर देकर अपने पास बुलाता था। एसएसपी को दारोगा की करतूत का पत्र भेजा गया। दारोगा की आपत्तिजनक चैट भी एसएसपी को भेजी गई। एसएसपी ने आरोपी दारोगा को लाइन हाजिर किया। सीओ कटघर को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं कटघर थाने में एसएसआई पद पर आरोपी दारोगा तैनात बताए जा रहे हैं। एसएसआई जो कटघर हैं उनके विरुद्ध एक अनोनिमस के लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा जो वहाँ पे महिला स्टाफ है उसके साथ में कुछ उल्टी सीधी बातें की जाती है। और एक उसमें एक चैट भी प्राप्त हुई है जिसमें कि उनका जो नंबर है वो शो हो रहा है। और जो लेटर है वो अनोनिमस है। इसमें तत्काल प्रभाव से जो आरोपी सब इंस्पेक्टर हैं उनको मेरे द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया है। और इसकी जो जांच है वो हमारी जो महिला डिप्टी एसपी हैं सीओ उनको दी गई है। और इसमें जो भी जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर इनमें आगे की जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो इसमें शीघ्र की जाएगी। वहीं हमीरपुर में युवक की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं खेतों के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी है। हालांकि सूचना पर स्थानीय पुलिस और एसपी दीक्षा शर्मा के साथ आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। सुमेरपुर थाना इलाके के चंद्रपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आज सुबह करीबन 7:30 बजे के आसपास सुमेरपुर थाना क्षेत्र में चंदपुरवा गांव में एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। शव की शिनाख्त प्रदीप कुमार पांडे, जिनकी उम्र करीबन 26 वर्ष है, चंदपुरवा गांव के ही रहने वाले हैं, उनके रूप में की गई। फील्ड यूनिट मौके पर है, साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। एसडी की टीम और सर्विलांस की टीम और थाने से ही टीम का गठन कर दिया गया है घटना के अनावरण के लिए, और इसमें मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के सीतापुर जिले में कशमांडा राज परिवार के पूर्वजों द्वारा बनाए गए सुप्रसिद्ध प्राचीन मां महोठेरानी मंदिर महोली में कशमांडा क्षेत्र के सैकड़ों कांवरियों ने एकत्रित होकर पूर्व प्रधान ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा को कशमांडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, व्यापार मंडल संरक्षक जयप्रकाश सिंह चौहान, निर्धन सेवा समिति के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर ने तिरंगा और भगवा ध्वज हाथों में लेकर यात्रा का शुभारंभ किया। ये जत्था राजघाट कन्नौज से गंगा जल भरकर पैदल सीतापुर वापसी करेगा।
वहीं रायबरेली में महिला पुलिसकर्मी का लोगों को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल मामला महाराजगंज कोतवाली में महिला आरक्षी के पद पर शगुन शर्मा का है, जहां जयोरा गांव में कोठी का चयन होना था, जिससे लेकर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक महिला आरक्षी भड़क गई और महिलाओं को धमकाते हुए कहा कि अभी यही तुम लोगों की पिटाई करूंगी। महिला आरक्षी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। कुछ ज्यादा बोल रहे हैं ना। वहीं आगरा में पुलिस विभाग के अलग अलग पदों के लिए चयनित 27 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही लखनऊ में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बांटे गए नियुक्ति पत्र का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। यूपी में पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक लिपिक लेखा और उप निरीक्षक गोपनीय सहायक के पदों पर आगरा से 27 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह और एडिशनल पुलिस कमिश्नर केशव चौधरी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं रायबरेली में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत हो गई। 2 मासूमों की मौत से इलाके में कोहराम मच गया। मामला सलोन थाना इलाके के औटिया गांव का है। यहां के रहने वाले संतराम का 6 साल का बेटा अपने मामा के घर आए प्रतापगढ़ के 6 साल के नैतिक सरोज के साथ नहा रहा था। बारिश के चलते पानी से भरा गड्ढा ऊंचा नीचा होने के चलते बच्चों को अंदाजा नहीं मिला और वो गहरे पानी में जाकर डूब गए। काफी देर तक बच्चों को ढूंढा गया और पता न चलने पर गड्ढे की तलाशी हुई तो दोनों के शव बरामद हुए। परिजन सीएचसी लेकर बच्चों को आनन फानन पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। ये अस्पताल लाए गए थे ये मृत अवस्था में जी। ये पानी में बता रहे थे कि डूब के मरे हैं जी। और ये 5:30 बजे के अराउंड आसपास आए। तो यहाँ जब लाए थे बच्चे को तो मृत्यु हो चुकी थी? हाँ, मृत्यु ऑलरेडी। सूचना मिली कि ग्राम औटिया में 2 बच्चे तालाब में डूबने से डेथ हो गई है उनकी, और 12:30 बजे के लगभग ये घटना घटी थी। और ये 4 या 5 के आसपास ये बच्चे पता पड़ा कि तालाब के अंदर है। उसके इनका पैर फिसला था। कहाँ पे? औटिया। तो पैर फिसल गया था, उसके बाद पानी में चले गए तो फिर खत्म तो हो जाएगा। लगभग कितने बजे घटना है? ये लगभग 12 बजे की बात होगी। यहाँ ब्लॉक पे कब लाया? फिलहाल 4 बजे लाए थे। 4 बजे जब लाए तो मृत हो गई थी। हाँ, इनकी। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जीएसटी की टीम ने हार्डवेयर की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की। मनोज कुमार अनिल कुमार की दुकान पर रेड मारकर सारे दस्तावेज खंगाले गए। वहीं जीएसटी टीम की कार्रवाई की वजह से लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं प्रेम सुंदर कबड्डी टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ किया गया, जहां बुधनी विधान के नेता युवाओं के कार्तिकेय सिंह चौहान पहुंचे और कबड्डी टूर्नामेंट का आगाज किया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बता दें कि दशहरा मैदान के ग्राउंड पर आयोजन किया गया इस टूर्नामेंट का, जहां आयोजन में रवि मालवीय बीजेपी जिला अध्यक्ष गुरु प्रसाद वर्मा पहुंचे। वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान ने सभी खिलाड़ियों को खेल की सामग्री वितरित की, जहाँ ये आयोजन की पहली राशि 1,51,000 रुपए रखी गई। हम जुलाई के महीने में सावन का महीना है, बारिश लगातार क्षेत्रों में मुसलाधार हो रही है, कई क्षेत्रों में हो रही है, कई क्षेत्रों में नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आदरणीय हमारे अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शंकर सिंह चौहान जी के निर्देश अनुसार हमने ये तय किया कि चाहे बारिश हो या कोई भी स्थिति हो, हमारे क्षेत्र में कबड्डी एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। हम अब तक क्रिकेट का आयोजन कराते आए। क्रिकेट देश का सबसे लोकप्रिय खेल है,
लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये विचार रहता था कि क्रिकेट तो ठीक है, कबड्डी तो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने देवास जिले की सतवास नगर परिषद के संपन्न उपचुनाव में कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशी अरविंद पटेल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दबाव में एक वोट से हरवाने का आरोप लगाया है। अपने इस आरोप को साबित करने के लिए मिश्रा ने देवास जिला बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच मोबाइल फोन पर हुई सार्वजनिक चर्चा से संबंधित वीडियो को भी जारी किया, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री से कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी एक महिला तहसीलदार को मुख्यमंत्री से निर्देश दिए जाने की आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जाहिर की कि जब एक छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री का ये स्वरूप सामने आ सकता है, तब विधानसभा चुनाव के दौरान निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की उम्मीद कैसे की जा सकती है। देखिए, इस मामले में एक वर्ग विशेष के लोगों की 4 पुरुषों की अरेस्टिंग हो गई है और 2 महिलाओं की अरेस्टिंग हो गई है। ये अमानवीय कृत्य था जो एक वर्ग विशेष के लोगों ने किया है और इसके लिए हमारे देश में ऐसे कृत्य करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो कृत्य है, इस कृत्य को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संजीदा हैं और वह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। क्या इनके भी मकान ध्वस्त किए जाएंगे? बिल्कुल, अगर इनका कहीं कोई अतिक्रमण में मकान है अथवा इन्होंने अतिक्रमण में कोई जमीन दबा को शर्मसार करने वाली घटना है ये शिवपुरी के नरवर की, और तालिबानी कृत्य जैसा है, एक घृणित कृत्य किया है। और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके, तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस की एक बड़ी और अहम बैठक हुई। बैठक में राजस्थान के कुल 29 कांग्रेसी नेता शामिल हुए। राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजर इस मीटिंग पर सुबह से ही बनी हुई थी। दरअसल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस अब राजस्थान में सरकार रिपीट करने का प्लान बना रही है। हालांकि आलाकमान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है, पायलट गहलोत का बढ़ता विवाद। ऐसा माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद दोनों दिग्गज नेताओं के बीच का रार खत्म हो जाएगा। बैठक के बाद अब राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान सामने आया है। बयान सुनकर यही माना जा रहा है कि आलाकमान से नाराज पायलट को मना लिया गया है। और मैं आज आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया है और महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है। एनसीपी में हुई टूट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में ठाकरे ने कहा कि वे महाराष्ट्र के खिलाफ हैं। उन्होंने पहले शिवसेना और अब एनसीपी को तोड़ दिया है। वे महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं और ऐसा कोई नहीं चाहते जो उन्हें बाहर निकलने से रोक सके। वहीं दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल भरभरा कर गिर गई। हादसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह हादसा अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी में हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि दक्षिणपुरी में सेंट्रल मार्केट के जी ब्लॉक में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर 5 टेंडर पहुंचे। हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई। एसओ तेज सिंह ने कहा कि एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल का लेंटर ढह गया था, जिसके नीचे 4 से 5 लोग मलबे में दब गए। घायलों को मलबे से निकालने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। हालांकि दिल्ली में इमारतों के गिरने का ये पहला मामला नहीं है, पहले भी कई इमारतें इसी तरीके से गिर चुकी हैं। कोलैप्स स्ट्रक्चर था। 02 लाइव विक्टिम रिकवर हो गए, बाकी सारा मलबा चेक कर लिया और कुछ नहीं। सर इसमें कितने लोग की मृत्यु हुई है, कितने लोग जख्मी रहे? लाइव है, जख्मी है दोनों एडमिट। सर कितने लोगों को बाहर निकाले? 02 2 लोगों को। अच्छा, क्या कोई कैजुअलिटी भी है? नहीं। क्या कोई अंदर फंसे होने की आशंका है? नहीं, पूरा सर्च कर लिया है। एनडीआरएफ ने पूरा क्लियर कर लिया। पूरा क्लियर। डॉग से भी सर्च कर लिया, कैनाइन सर्च। ऑपरेशन होगा सर? वो अभी बता देना थोड़ी देर। राइट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि देश अभी भी उससे उबर नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में मंत्री के रूप में नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चलकर जिन त्रासदियों को पैदा किया, उससे देश आज भी उबरने का प्रयास कर रहा है। तब उन्हीं संकटों को जबरन देश पर लादने का प्रयास किया गया था। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद को कैबिनेट से अलग कर लिया था। भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। सरकार से उनके मतभेद कई बार देखे गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा देश के लिए किए गए उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता। जब स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में मंत्री के रूप में नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जिन त्रासदियों से देश आजादी के बाद उभरने का प्रयास कर रहा था, उन्हीं संकटों को जबरन देश पर लादने का प्रयास किया, तो उन्होंने कैबिनेट से अपने आप को अलग करके भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की। सरकार से उनके मतभेद उस समय भी देखने को मिले थे जब देश के संविधान में जबरन धारा 370 जोड़ करके तत्कालीन नेहरू सरकार ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। उसका जमकर विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने किया था और उसी समय उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए किए गए बलिदान का देश सदैव स्मरण करेगा। भारत के प्रति उनकी जो सोच थी उसे आज
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू किया जा रहा है। 1952-53 से चली आ रही जो त्रासदी धारा 370 की थी, उसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदैव के लिए समाप्त करते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करके मजबूती के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। यह उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।